क्या आपको पता है कि सरकार पैसों को प्रिंट करके सबको बांट कर अमीर क्यों नहीं बना देती देश में? क्या आपने MH370 प्लेन के घटना के बारे में सुना है? और इंडिया के मैप को जब आप देखे होंगे तब आपने क्या नोटिस किया है कि इंडिया के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका रहता है। ऐसा किसी देश के मैप पे नहीं देखा जाता है, लेकिन हमेशा श्रीलंका को इंडिया के साथ क्यों दिखाया जाता है? ऐसी रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आपने MH370 प्लेन के घटना के बारे में सुना है? मलेशिया से बीजिंग एक प्लेन को जाना था। 8 मार्च 2014 को रात 12 बजे टेक ऑफ करने के बाद वो प्लेन सिंपली रेडार से गायब हो गया और इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई थी जिसमें कि पूरा का पूरा प्लेन रडार से गायब हो गया और आज तक उस प्लेन को फाइंड नहीं कर पाया गया है। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है। मतलब जैसे कि हम फिल्मों में सुनते हैं कि प्लेन गायब हो गया, वैसा रियल में हुआ है। और क्यों हुआ, इसके बस थ्योरीज ही अभी तक निकले हैं। कोई भी पक्का प्रूफ सबमिट नहीं किया है सरकार ने कि आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या था। 227 पैसेंजर उस प्लेन में थे और आज तक उनके परिवार को जवाब नहीं मिला कि वो आखिर कहीं लुप्त हुए हैं, कोई उनको किडनैप किया है या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बिल्कुल मिस्ट्री बन के रह गया है। नेक्स्ट, समुद्र में बहुत सारे आइलैंड होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रिवर में भी आइलैंड होता है? नदियों में भी आइलैंड पाया जाता है, उसमें लोग रहते हैं। और पूरे विश्व में जितने भी नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो भारत के असम में मौजूद है। मजुली आइलैंड इस आइलैंड का नाम है और ये भारत के असम में मौजूद है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर पे मौजूद आइलैंड। नेक्स्ट, ये आपको दुनिया की सबसे अजीब बातों में से लगेगी, एक जियो पॉलिटिकल फैक्ट है। आप अगर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे, मतलब 2015 के पहले अगर आप करते तो आप ये देखते कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके बाद आप बांग्लादेश के बॉर्डर में घुसे, बांग्लादेश के अंदर आ गए। बांग्लादेश के अंदर ऐसे कई एरियाज मौजूद थे जो कि इंडिया में आता था, यानी बांग्लादेश में होते हुए भी उसमें अगर कोई लोग रह रहा है, मतलब वो एरिया बांग्लादेश में होते हुए भी उसका एड्रेस इंडिया का होता था, इंडिया का पिन कोड पड़ता था। और वैसे ही भारत के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज बांग्लादेश कहलाते थे, मतलब इनको इनक्लेव्स कहते हैं और बहुत सारे इनक्लेव्स मौजूद थे। भारत के कई छोटे छोटे इनक्लेव्स बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश का भारत में था और बॉर्डर पूरा खिचपिच था। साल 2015 के बाद ये चीज बदल गई और अब प्रॉपर बॉर्डर एग्जिस्ट करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इस सिस्टम को हटा दिया गया कंफ्यूजन के चलते। नेक्स्ट, डेनमार्क देश में एक ऐसा तालाब मौजूद है जो कि हमारे विश्व का जो मैप है, वर्ल्ड मैप, उसके तरह दिखता है। और इसको आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको बनाने में 25 साल लग गए थे, क्योंकि इसको किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, बल्कि एक इंसान बनाया, एक फार्मर बनाया था इसको। और इसको बनाने में 25 साल उस फार्मर को लग गए थे। उस इंसान का नाम है सोरेन पोल्सन और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब विश्व के मैप जैसा। आप इसमें इंडिया को भी देख सकते हो, छोटा सा है। नेक्स्ट, अगर आप समुद्र में जा रहे हो, इमेजिन करो, और आपका नाव जो है या फिर आप जिस शिप पे जा रहे हो वो डूब गया। अब एक लाइफ बोट आपको लकीली मिल गया, लेकिन समुद्र के बीच में हो आप और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, आपके पास एक लाइफ बोट है। क्या आप इस सिचुएशन को सरवाइव कर पाओगे? कैसे सरवाइव करोगे? क्या पियोगे, क्या खाओगे और कहां पॉटी जाओगे? लेकिन एक इंसान है जो कि 438 दिनों तक अकेले समुद्र में था, किसी भी तरह मछलियों को खाकर सरवाइव किया था, अपने ही टॉयलेट को पीकर सरवाइव किया था। और उस इंसान का फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लकीली इसका बोट एक आइलैंड पे आ गया और वहां पे कुछ अननोन लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, तभी ये वापस अपने घर आ गया। सोचो जब ये आया होगा वापस घर तो इसको कितना खुशी मिला होगा। ये एक नॉर्मल फिश बेचने वाला बिजनेसमैन था जो कि फिशों को मार कर लाता था और बेचता था। ये और इसका फ्रेंड साथ में गया था एक दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन तूफान आ गया और तब ये हुआ। उसके साथ
उसका साथी तो मर गया और ये बचा रहा, और ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि हिमालयाज, ये जो इंडिया के ऊपर हिमालय का रीजन है, ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। ये अगर यहाँ नहीं होता ना तो शायद आप और हम भी यहाँ नहीं होते। सिंपल। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो, आपको पता है हिमालय का ऊपर वाला जो रीजन है उधर से बहुत ठंड हवा आती है। पूरे अर्थ के लेवल पे देखे तो बहुत ठंड हवा इस तरफ आती है भारत के तरफ, लेकिन हिमालय पहाड़ एक दीवार की तरह काम करता है और उन सारे हवाओं को रोकता है, जिससे कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता। नहीं तो -10 -20 जो आप सुनते हो वैसा बंगाल, ओडिशा, इधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सब रीजन में होता। तो हिमालय पहाड़ हमें इन सब से बचाती है, और हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे मौसम है और उतना ज्यादा भी ठंड नहीं है कि इंसान सरवाइव ना कर सके। तो हिमालय का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हिमालय पहाड़ नहीं होता तो बिहार से लेके पूरे मुंबई एरिया तक ठंड की करंट्स बहती और -15-20 डिग्री सेल्सियस पूरे भारत का एवरेज टेम्परेचर होता। आपको तो ये पता ही होगा कि हिमालय का जो ऊपर वाला रीजन है, चाइना का रीजन, वहां पे बहुत कम ही लोग रहते हैं वैसे। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुत्ता रखोगे अपने घर में तो आपको एनुअल चार्जेस देने होंगे गवर्नमेंट को, जिसको कि डॉग टैक्स कहा जाता है। वहां के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपको डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस तरह आपका प्रॉपर्टी जो है, जो आप ओन करते हो, वो सरकार के खाते में रिकॉर्डेड रहता है कि इसका मालिक ये है किसी भी प्रॉपर्टी का, वैसे ही कुत्ता भी आपका एक प्रॉपर्टी, डॉग एक प्रॉपर्टी हुआ, तो आपको उसको रजिस्टर कराना होगा और उस पर एनुअल टैक्स पे करना होगा, जो कि ब्रीड के हिसाब से 100 से 600 रुपए के बीच में होगा। तो डॉग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पे ऐसी घटना आई थी कि एक कुत्ते की मालकिन के ऊपर कुत्ते ने हमला कर दिया था। तो जब डॉग रजिस्ट्रेशन होता है सरकार के डिपार्टमेंट में तो आपको एक यूनिक सा चेन मिलता है। जिस तरह गाड़ी में यूनिक नंबर प्लेट मिलता है, वैसे डॉग के लिए आपको चेन मिलेगा और वो डॉग को लगाना होगा। इससे डॉग अगर किसी पे हमला करे, उसको मार दे, काट दे, तो उस डॉग को आइडेंटिफाई किया जा सके, इसीलिए। नहीं तो फिर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन सरकार ने इसी चीज के लिए लॉ ला दी। ये बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट, जो पोस्टल कोड होता है वो नंबर का होता है और 6 डिजिट होता है। जैसे कि न्यू दिल्ली का एक बहुत ही मेन पिन कोड है जो कि है 110001। वैसे ही कनाडा में एक पोस्ट ऑफिस है। क्या है कि वहां पे ना बच्चे क्रिसमस के टाइम मिलियंस ऑफ लेटर सैंटा क्लॉज को भेजते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक एड्रेस बना दिया सैंटा क्लॉज के लिए, जिसका पिन कोड है हो, जो कि सैंटा क्लॉज का एक स्टाइल है बोलने का। उसी में H0H0H0। इस पिन कोड पे अगर कोई भी सैंटा क्लॉज को लेटर भेजता है तो वहां के एक यूनिक एरिया पे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा के उस रीजन का पिन कोड अगर हो है तो वहां पे जो लोग रहते होंगे उनका भी पिन कोड वही रहता होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पे राज किया था, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि भारत का एक एरिया है जिसपे जापान ने राज किया था, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 1942 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जापान ने कब्जा कर लिया था, फिर 1943 में छोड़ के वापस दे दिया भारत को। नेक्स्ट, इंडिया के मैप पे हमेशा श्रीलंका को दिखाया जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा, ऐसा किसी मैप के साथ नहीं होता है। इंडिया का सोल मैप अगर आप सर्च करोगे, आपको नॉर्मली स्टोर, दुकान, बुक के दुकानों पे एक भी ऐसा मैप नहीं मिलेगा जिसमें श्रीलंका नीचे ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा असल में एक इंटरनेशनल लॉ के चलते होता है, जो कि ये कहता है कि किसी भी कंट्री, देश के आसपास अगर समुद्र मौजूद है तो जहां देश खत्म हो रहा है और जहां समुद्र शुरू हो रहा है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिवली वो कंट्री ओन करेगा, उतना तक का पानी। तो जो भारत का जहां एंड होता है एरिया, वहां से अगर श्रीलंका का डिस्टेंस देखे तो वो मात्र 54 किलोमीटर है, और नियम कितना का है? 370 किलोमीटर। इसका मतलब वो टेक्निकली भारत के अंदर वाला समुद्र का एरिया है जिसमें कि श्रीलंका मौजूद है। इसीलिए श्रीलंका जो है वो भारत के मैप पे शोध किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो टेरिटरी भारत ओन करता है,
उतना तक का वाटर बॉडी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इंडिया और श्रीलंका का वो मात्र 54 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अगर आप अभी असम का सनराइज का टाइम देखोगे कि भारत का सबसे इस साइड असम में सूर्योदय कब होता है, तो वो आपको दिखेगा 5:15 सवा 5 के आसपास। और गुजरात में अगर आप सनराइज देखोगे तो वो 6:45 के करीब यानी 6:45 के करीब होता है। इसका मतलब अगर आपकी माँ मान लो आसम में और आप गुजरात के एक होटल में हो, आपके माँ ने 5:15 बजे आपको कॉल किया कि सूरज उग गया है, सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो, बट आप गुजरात में हो, उसी टाइम पर आप देखोगे कि अंधेरा है। सनराइज में तो अभी मतलब 6:45 बजे सनराइज होगा। तो भारत का जो विड्थ है वो इतना चौड़ा है कि बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन भारत में पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है, जिससे कि ये कंफ्यूजन होता है। वैसे ही गुजरात और मुंबई के रीजन में सूर्यास्त बहुत लेट होता है। अगर आप रशिया की बात करो तो वो इतना चौड़ा है कि वहां पे 11 टाइम जोन्स मौजूद है। नेक्स्ट, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कंट्री का जो लैंड होता है, जैसे भारत का लैंड है, वो तो भारत ओन करता है। समुद्र का भी डेटा आज आपको मिल गया कि लैंड से 370 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिवली वो कंट्री ओन करता है। लेकिन ऊपर का हवा का क्या हिसाब है? क्या ऊपर वाला एरिया भी पूरा इंडिया ओन करता है? तो जी हाँ, कंट्री का जो ऊपर वाला एयर का एरिया होता है, यहाँ से लेकर स्पेस तक, वो सब पूरा भारत का है। और धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड है वो भी पूरा भारत का है। इनफैक्ट इसके ऊपर इंटरनेशनल एयर लॉ भी मौजूद है। इंटरनेशनल एयर लॉ के हिसाब से कंप्लीट कंट्रोल होता है एयर स्पेस का किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट, जो आपके मन में सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है मनी को प्रिंट करने के लिए, तो सरकार अगर पैसा छाप के सबको बांट दे, जैसे कि मान लो 25-25 लाख रुपए सबके अकाउंट में दे दे, तो इससे तो गरीबी मिट सकती है, हर गरीब के पास 25 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये लॉजिक क्यों काम नहीं करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा शायद, लेकिन आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ पूरा बेसिक से। मान लो एक देश है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 इंसान है, सबके पास 2 रुपए है, ठीक है, और एक एसेट है, एक ऐसी कोई चीज है जो कि हमें सर्वाइवल के लिए नीडेड है, जैसे कि चावल है। तो सबके पास 2 रुपए है, सबके पॉकेट में 2 रुपए है, तो चावल की कीमत 1 रुपए किलो है, ठीक है। तो जिसके पास 2 रुपए है, 3 इंसान है कंट्री में, तीनों के पास 2 रुपए हैं, चावल का प्राइस 1 रुपए केजी है, तो वो चावल को खरीद के सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब मान लो उन्होंने मनी प्रिंटिंग कर दिया, बहुत सारा मनी प्रिंट किया, अब तीनों के पास 1,000 रुपए हैं। बात यह है कि तीनों के पास ही आ गए हैं 1,000, 1,000, 1,000। तो अब जब वो दुकान जाएंगे चावल लेने के लिए, तो वो कितना पे करेंगे? 1 रुपए पुराना प्राइस तो पे करेंगे नहीं चावल के लिए, क्योंकि अब सबके पास 1,000 रुपए है, तो हर कोई 1,000 रुपए तक प्राइस देने के लिए सक्षम है, वो सब बिडिंग करेंगे। तो चावल का जो प्राइस है, जो एसेट है, जो वैल्यूएबल चीज है, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जो एक्चुअल में वैल्यूएबल चीजें हैं, जैसे कि कोई एसेट, तेल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, वो तो उतना ही मात्रा में है ना, चावल तो उतना ही उपज रहा है। तो ये पेपर प्रिंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका मात्रा उतना ही है। अब 1,000 रुपए सबके पास अगर आ गए तो सब कोई ही ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर 1,000 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। रियल में चावल कितना है पूरे देश में, वो पावर को तय करता है। तो हमारे जो रिसोर्सेस है वो बढ़ने चाहिए, सर्विस देने की क्षमता पूरे विश्व को वो बढ़नी चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। पैसा प्रिंट करने से तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब सबके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए तो सब्जियों का दाम पता है 10 लाख रुपए केजी तक चला जाएगा, क्योंकि हर कोई ही देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सबके पास है। तो 50 लाख रुपए सबके पास आ गए तो अब 5 करोड़ रुपए नया 50 लाख बन जाएगा। वैल्यू की बात है, नोट के नंबर की नहीं, ये समझना चाहिए। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट्स जब हमारे थ्रोट को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें एक न्यू ऑर्गन के बारे में पता चला। हमारे थ्रोट में एक ऐसी अननोन ऑर्गन है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं था। आप इन आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसके बारे में जैसे ही और अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, हमारे पास ह्यूमंस के पास एक ही ऐसा प्लेनेट है फिलहाल जहां हम रह सकते हैं,
वो है धरती। धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मान लो कि धरती पर कोई आपदा आ गई तो हम लोग टेक्नोलॉजी के मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पेस से अगर कोई आपदा आ गई तब क्या हम धरती को बचा पाएंगे? तो आपको पता है जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि नासा, ये सब इस बात की अवेयरनेस रखती है और वो ऐसे प्लान्स बना के रखी है और इतने पावरफुल रॉकेट्स को बना के रखी है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आए तो हम रॉकेट के मदद से उसका जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हिला दे ताकि वो कहीं और मुड़ के चला जाए। तो ये थ्रेट सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन है। आप सोचो स्पेस में इतना बड़ा यूनिवर्स है, स्पेस में इतनी सारी चीजें तैर रही है, तो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आए ये भी संभव हो सकता है। और नासा हर एक एस्ट्रॉयड, आपके रूम के बराबर छोटे एस्ट्रॉयड का भी डिटेल नासा अपने पास रखती है कि ये कहाँ है, कितने स्पीड से आ रहा है। फिलहाल ऐसा कुछ एस्ट्रॉयड नहीं है जो कि धरती को खतरा देता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है और नासा इसके बारे में फुल्ली अवेयर है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि कई आर्टिकल्स के हिसाब से मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है उनका सैलरी 2 लाख पर महीने है, यानी 24 लाख पर एनम। अब बहुत लोग कहेंगे ड्राइवर का इतना सैलरी, तो वो इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन को ले जाते हैं गाड़ी में, उनको सही से ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्राइवर को होती है, तो वो उसको डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इसको देख के बहुत लोग अब बोल रहे हैं कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, आप एक काम करना, आप अपने फिंगर को ऐसे देखना, इस पे फोकस करना, फिर क्या करना, दूर कुछ भी दीवार होगा उसको देखना। उसको देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको 2 फिंगर दिख रहे हैं। आपने भी इस चीज को कभी ना कभी नोटिस किया होगा। तो ऐसा किस लिए होता है आपको पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दोनों आंख 2 अलग अलग पिक्चर्स को एज इनपुट लेता है और ब्रेन कॉम्बाइन कर देता है दोनों को, तभी हम डेप्थ को देख पाते हैं, किसी भी चीज के गहराई को देख पाते हैं। और इसी टेक्निक को 3D सिनेमा यूज करता है। 3D ग्लास ऐसे ही हमें 3D का फील दिलाता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही वैल्यूएबल इमेज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है टाइटैनिक का बहुत ही रेयर इमेज, जिसमें टाइटैनिक का आप बोर्डिंग पास अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे बोर्डिंग पास होता है एरोप्लेन का टिकट, तो ये टाइटैनिक का असल रियल लाइफ का एक बोर्डिंग पास है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। Thank you so much for watching this video.